हेलो स्टूडेंट। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सेकेंड यूनिट की आंसर राइटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो सेकेंड यूनिट के जो आज टॉपिक्स मैंने लिए हैं वो टॉपिक हैं नीति आयोग, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका। ये टॉपिक मैंने इसमें लिया हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नीति आयोग है और फिर उसमें जाति है, धर्म है, लिंग है, इसकी भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें टॉपिक। रेयर केस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक इन टॉपिक से लिए हुए हैं। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा आ रहा है वो है 7 कार्यक्रम। 7 कार्यक्रम क्या है? ये 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि पुराना कार्यक्रम है नीति आयोग का, लेकिन फिर भी जो है आगे यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। नीति आयोग ने 1 जून 2017 को 7 कार्यक्रम स्टार्ट किया है। 7 का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले लिखना है। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। फिर इसका प्रारंभ जो है 1 जून 2017 से गुवाहाटी से हुआ, असम से। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प करना या तीव्र परिवर्तन लाना। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करके और उस क्षेत्र का विकास करना, उसमें व्यापक परिवर्तन लाना, ये जो है इसका खास उद्देश्य बताया जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म 7 सस्टेनेबल एक्शन फॉर तो यहाँ पर ये आएगा नहीं, इधर ट्रांसफॉर्मिंग, सच एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसके बाद प्रारंभ ये हुआ 1 जून 2017 गुवाहाटी, असम से। उद्देश्य इसका शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प करना। ठीक, तो ये हो गया इस तरीके से इसका क्वेश्चन, इसका आंसर 7 कार्यक्रम का। हाँ, इसमें एक चीज और लिखना है, नीति आयोग द्वारा नहीं लिखा हुआ है। नीति आयोग का कार्यक्रम है ये फिल्म, नीति आयोग है ना, नीति आयोग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, तो ये जरूर उसमें लिखना पड़ेगा, है ना। और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कायाकल्प करने के लिए ऐसे राज्यों को इसमें चुना गया है जहां पर शिक्षा तथा स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे राज्यों को चुना गया है स्टार्टिंग में जहां पर शिक्षा तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत कमजोर है, तो उनका विकास करके और अन्य राज्यों को जो है इसके लिए प्रेरित करना कि अन्य राज्य भी जो है इस तरह से प्रयास कर सकते हैं। जब कमजोर शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमजोर राज्य आगे बढ़ सकते हैं, तो जो इस दिशा में थोड़ा सा अग्रणी है वो तो और अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें प्रयास किया गया है। ये हो जाता है पहला 2 मार्कर। इसके बाद दूसरा है विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय किस संगठन के अधीन कार्यरत है तथा इसका क्या कार्य है या क्या कार्य करता है। ये
ठीक है। तो इसमें हमें 3 चीजें बताना है। एक तो इसका गठन कब हुआ, किस संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहा है और क्या कार्य कर रहा है, 3 चीजें आपको बताना। वैसे 2 चीजें पूछी गई हैं, लेकिन हम गठन इसका अपनी तरफ से लिखेंगे। तो 18 सितंबर 2015 को इसका गठन हुआ और ये नीति आयोग के अंतर्गत काम कर रहा है। इसका मेन काम क्या है? 2 चीजें, निगरानी तथा मूल्यांकन। सरकार के कार्यक्रमों की व्यवस्थित तरीके से निगरानी और उनके मूल्यांकन को संभव बनाना, ये जो है इसका खास उद्देश्य। पहले 2 संगठन हुआ करते थे जिनको मिलाकर के ये संगठन बना हुआ है, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय 2 संगठन पहले कार्य कर रहे थे और इन दोनों को मिला करके 18 सितंबर 2015 को एक कार्यक्रम बना जिसका नाम है विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय। इसमें 2 चीजें, निगरानी और मूल्यांकन। तो सरकार के जो कार्यक्रम है उनकी निगरानी और मूल्यांकन संबंधी जो कार्य है उनको संभव बनाना, ये जो है इसका खास उद्देश्य बताया जाता है। तो पहले लिखेंगे हम गठन, ये है 18 सितंबर 2015 को इसका गठन हुआ। ठीक है, 2015। 2 कार्यालय थे जिनको मिलाकर के बना है। यह है कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, यहां पर लिख देंगे हम कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय को मिलाकर का विलय करके तथा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का विलय करके इसका गठन किया गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देंगे मात्र संगठन। इसका मात्र संगठन है नीति आयोग, यानी नीति आयोग के अंतर्गत ये कार्य कर रहा है, या नीति आयोग का अधीनस्थ कार्यालय, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। नीति आयोग के अधीन काम कर रहा है, नीति आयोग का अधीनस्थ कार्यालय है। इसका उद्देश्य या कार्य लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। कार्य सरकारी कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय निगरानी सरकारी कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय निगरानी तथा मूल्यांकन को संभव बनाना संभव बनाना। तो ये इसका दूसरा 2 मार्कर हो गया, इतना आपको बताना है। तो ये हो गया। इसके बाद तीसरा है ये है तीसरा 2 मार्कर। भारतीय राजनीति जातिवादी है तथा जाति राजनीतिकृत है, यह कथन किसका है? इसका अर्थ क्या है ना? कथन संबंधी विचारक आपको बताना है और इसका मीनिंग भी बताना। 2 चीजें आपको बताना है। तो ये रजनी कोठारी का कथन है, कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स करके उनकी पुस्तक है, इसमें उन्होंने इस कथन को दिया हुआ है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। रजनी कोठारी ने कहा है
इसका मतलब यहाँ पर है कि भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव या भारतीय राजनीति जाति से प्रभावित है, और जो जाति है या जातियां हैं वो राजनीति से प्रभावित है। ये शॉर्ट में हमें अर्थ बताना है। अब बहुत डिटेल बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, स्पेस की समस्या आती है, टाइम की प्रॉब्लम आती है। तो शॉर्ट में आपको इसका मतलब बताना है कि भारतीय राजनीति जाति से प्रभावित है और भारत में जो जातियां हैं वो राजनीति से प्रभावित है, ऐसा इनका कहना है। तो मुख्य कथन रजनी कोठारी का, रजनी कोठारी, इनकी पुस्तक लिख देना है। पुस्तक का नाम है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये फिर इसका अर्थ बताना है। अर्थ से आपको बताना है कि भारतीय राजनीति जाति से प्रभावित है और भारत में जातियां राजनीति से प्रभावित है। बस भारतीय राजनीति जाति से प्रभावित है तथा जातियां राजनीति से प्रभावित, जातियां राजनीति से प्रभावित हैं। तो ये इस तरीके से तीसरा 2 मार्कर, लास्ट है चौथा। इसमें 18वीं लोकसभा तथा मध्य प्रदेश की 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है बताना है। दोनों में, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या बताना है और 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या बताना है। तो 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 74 और ये कुल का है 13.6%, है ना। 18वीं लोकसभा में टोटल जो महिला सदस्य हैं वो 74 है, जबकि इसके पहले 78 थी। 7वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा थी अब तक 78 और अभी 18वीं में कम हो गई है 74। और 74 जो ये सदस्य संख्या है लोकसभा में महिलाओं की, वो कुल सदस्य संख्या का 13.6% है। 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या मध्य प्रदेश में 27 और ये कुल विधानसभा जो सीट है, सदस्य संख्या है विधानसभा की मध्य प्रदेश में, उसका 10%, 10.80% यानी 11% के आसपास है। तो बस इतनी बात यहाँ पर बताना है। 18वीं लोकसभा ऐसे लिख देंगे, पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, क्वेश्चन के नीचे हम लिख रहे हैं। ये है 74 कुल का 13.6%। फिर आएगा मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा में सीट है, सदस्य संख्या महिलाओं की 27 और ये कुल का है, कुल सीट का है 10.80%। ये ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है हमारा 2 मार्कर के चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आगे 7 मार्कर। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये जो है क्वेश्चन है, मॉडर्न क्वेश्चन है। धर्म की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था प्रचलित है, इसके बावजूद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धर्म का प्रभाव कुछ न कुछ राजनीति में दिखाई देता है। और गांधी जी ने इस संदर्भ में एक स्टेटमेंट भी दिया है कि धर्म विहीन राजनीति
मृतदेह के समान है उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ये जो है स्टेटमेंट गांधी जी का, ये स्टेटमेंट करके भी पूछ सकता है किसका स्टेटमेंट है, इसका क्या मीनिंग है, उनका कहने का क्या आशय है, इससे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है? धर्म के आधार पर जो है राजनीतिक दल गठित होते हैं। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ठीक है, वोटिंग भी उसी के आधार पर होती है। धर्म के आधार पर सरकारों का गठन होता है। धर्म के आधार पर मंत्रिपरिषद में मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। सरकारें जो है धर्म को ध्यान में रख करके नीतियों का निर्माण करती हैं, कार्यक्रमों का निर्माण करती है, विधियों का निर्माण करती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमें इसके अंतर्गत बताना है। भारत में हम क्या लिखेंगे? भारत में धर्मनिरपेक्ष, भारत में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, ऐसे लिखते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए धर्म राष्ट्र होते हुए भी धर्म भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। गांधी जी के शब्दों में धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान पूरा स्टेटमेंट इस तरह से धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है जैसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है जिसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए, ये पूरा स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम 7 मार्क्स में लिख रहे हैं इसलिए पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख पाएंगे। तो ये हो गया। तो इसकी भूमिका करके ऐसा लिख देंगे, तो इसके बाद पॉइंट्स लिख देंगे। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, है ना। उदाहरण लिखते हैं जैसे मुस्लिम लीग है ना, MIM है, जैसे MIM मुस्लिम लीग, ना, ये अकाली दल भी इसमें आ सकता है। दूसरा है राजनीतिक दलों द्वारा धर्म को आधार मान करके प्रत्याशियों का चुनाव करना। राजनीतिक दलों द्वारा धर्म के आधार पर प्रत्याशियों का चयन, फिर आता है तीसरा, धर्म के नाम पर जनता से वोट मांगना। धर्म के नाम पर
जनता से वोट मांगना, नाम पर जनता से वोट मांगना, जैसे मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण, जैसे मंदिर तथा मस्जिद का निर्माण, ये ठीक है। इसके बाद आता है धर्म के आधार पर सरकारों का गठन। धर्म के आधार पर सरकारों का गठन, मंत्रिपरिषद में, मंत्री परिषद में सभी मंत्रिपरिषद में सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व प्रदान करना, प्रतिनिधित्व प्रदान करना। फिर आता है धर्म के आधार पर नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्माण करना। धर्म के आधार पर नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्माण करना, कार्यक्रमों का निर्माण करना। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम इसमें जैसे ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध, ये हम इसमें लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, तो ये हो गया पहला सिविल मार्कर। इसके बाद आगे आता है भारतीय राजनीति में जाति एवं लिंग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसमें जाति की भूमिका भी बताना है, लिंग की भूमिका भी बताना है, दोनों को अलग अलग बताना है ना। तो देखिए भारतीय राजनीति में सामाजिक कारकों जैसे, भारतीय राजनीति सामाजिक कारकों जैसे जाति है, लिंग है, भाषा है, वर्ग है, धर्म है, इनसे जो है खासतौर से प्रभावित होती है। उसमें जाति लिंग का खास महत्व है। जातियों में भी वही जो मैंने धर्म बताया, जातिगत आधार पर जो है उम्मीदवारों का चयन होता है। जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं। वोट मांगे जाते हैं, वोट दिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के गठन में जो है जातियों का खास ध्यान रखा जाता है। कार्यक्रमों के निर्माण में, नीतियों के निर्माण में जो है जाति विशेष का ध्यान रख करके कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। जैसे आरक्षण की नीति है, जातिगत जनगणना बिहार में हुई, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। लिंग की भूमिका में क्या लिखना है, आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं की भूमिका है, तभी तो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को लुभाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, अभी लोकसभा विधानसभा में आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 106 संविधान संशोधन ये उल्लेख करना है। और महिलाओं को टिकट दिए जाते हैं उम्मीदवार के रूप में। महिला कार्यक्रम बहुत सारे चल रहे हैं, उसमें लाडली बहना योजना बहुत बड़ा फैक्टर है। चुनाव जिताने में बहुत बड़ा फैक्टर लाडली बहना योजना का रहा है, उसका खास उल्लेख करना है। जो भी विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, उसमें लाडली बहना योजना ने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है चुनाव जिताने में, है ना, सत्तारूढ़ दल को। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। भारतीय राजनीति अनेक सामाजिक कारकों जैसे
सामाजिक कारकों जैसे जाति एवं लिंग से प्रभावित होती है, से प्रभावित होती है ना। फिर अलग अलग आपको होता है ना, जाति की भूमिका, जाति की भूमिका। जाति के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करना राजनीतिक दलों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर, जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन करना, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आता है मतदाताओं द्वारा जाति के आधार पर मतदान करना, मतदाताओं द्वारा जाति के आधार पर मतदान करना, ठीक है। इसके बाद आता है मंत्रिपरिषद में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होना, या मंत्रिपरिषद का जाति के आधार पर गठित होना, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। या मंत्रिपरिषद में अधिकांश जातियों का प्रतिनिधित्व होना, मंत्रिपरिषद में अधिकांश जातियों का प्रतिनिधित्व होना। इसके बाद आता है जाति के आधार पर नीति तथा विधियों का निर्माण, जाति के आधार पर नीतियों तथा विधियों का निर्माण। जैसे आरक्षण की नीति, जातिगत जनगणना, ये। इसी तरीके से लिंग का प्रभाव या लिंग की भूमिका, है ना। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं को आरक्षण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 इसको अधिनियम के तहत महिलाओं को आरक्षण, लोकसभा तथा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण। महिलाओं को चुनाव में महिलाओं को टिकट देना ना, उम्मीदवारों के रूप में टिकट दिए जाते हैं महिलाओं को,
और फिर तीसरा आता है महिलाओं के लिए जो है विशेष कार्यक्रम संचालित करना, महिलाओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रम संचालित करना, कार्यक्रम संचालित करना। इसमें लिख देंगे जैसे सबसे ज्यादा योगदान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का, उसका नाम लिखना जरूरी है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और बहुत सारी हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है और लाडली लक्ष्मी योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो उसमें एक आध का नाम हम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। अगला है अगला है 7 मार्कर 2.3 नीति आयोग। अगला है नीति आयोग के स्तंभों का उल्लेख कीजिए। नीति आयोग के 7 स्तंभ है एक्चुअली, वो बताना है हमें, लेकिन पहले हमें इसके गठन के बारे में बताना। नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ, योजना के स्थान पर इसको किया गया। और ये क्या काम करता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन संबंधी कार्य करता है। इसके जो 7 स्तंभ हैं वो आपको वहां बताना है। जनहितैषी है, पारदर्शिता है, भागीदारी है, सक्रियता है, सशक्तिकरण है, सभी का समावेश है ना, समानता, पारदर्शिता, ये सारे 7 आपको स्तंभ बताना है। ठीक है, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे शॉर्ट में। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ये इसका पहला पैरा लिखना है। अब इसके 7 जो स्तंभ हैं वो आपको लिख देना है। 7 स्तंभ आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो 2 मार्क्स में अगर पूछता है तो केवल उसके नाम लिखेंगे, 7 पॉइंट लिखेंगे। 7 मार्क्स से पूछता है तो उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले 7 स्तंभ आपको बताना है। 7 स्तंभ। जनहितैषी, पहला है जनहितैषी। नीति आयोग जनता के हित के लिए काम करता है, जनता के विकास के लिए काम करता है। एक लाइन आपको जो है 1-2 लाइन में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जनहितैषी हो गया। इसके बाद आता है सक्रियता। नीति आयोग द्वारा जो है जो भी काम किया जाता है सक्रियता से काम किया जाता है और जो भी काम हाथ में लिया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से संपादित किया जाता है। तो एक्टिव तरीके से काम, सक्रिय तरीके से जो है नीति आयोग अपने कार्यों को अंजाम देता है, ऐसा आपको बताना है। फिर भागीदारी है ना, जन भागीदारी। ये भागीदारी, जनता की भागीदारी को इसमें ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि जनता से राय मांगी जाती है, जनता का मत लिया जाता है, तो उससे क्या है जनता की भागीदारी कहीं ना कहीं
शासन प्रशासन में बनी रहती है। तो जनता को भागीदार बनाने का काम इसके द्वारा ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सशक्तिकरण। चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब अपने क्षेत्र में जो है सशक्त रूप से काम करता है और लोगों को जो है समाज को सशक्त बनाने का काम करता है। इसके बाद आता है सभी का समावेश। सभी का समावेश, सभी का समावेश मतलब सभी राज्यों को इसमें स्थान दिया जाता है, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें है, इसलिए इसको कहते हैं सभी का समावेश। फिर आता है समानता। सभी राज्यों के साथ समानता से व्यवहार करता है, तो भेदभावपूर्ण रवैया नहीं है इसका, है ना, सभी के साथ समान व्यवहार करता है। पारदर्शिता, पारदर्शिता के साथ इसके द्वारा काम किया जाता है। गतिविधियां जो है पारदर्शी होती हैं, जो भी गतिविधियां इसके द्वारा संचालित की जाती है पारदर्शिता पूर्वक गतिविधियां संचालित की जाती है, यानी जो है जनता उनकी जानकारी ले सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह की नीति आयोग के 7 स्तंभों के बारे में आपको बताना है और ये जो है पूरा हो जाता है इस तरीके से 7 मार्कर के तीनों क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 3.1 10 मार्कर्स का। नीति आयोग भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। ये जो है आपको 10 मार्क का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें क्या क्या हम लिखेंगे? प्रस्तावना, फिर संघवाद की सहकारी संघवाद का अर्थ लिखना है। सहकारी संघवाद का अर्थ, सहकारी संघवाद का अर्थ। फिर आता है व्याख्या, है ना, जो कथन है उसकी व्याख्या करना है और फिर निष्कर्ष। इतनी चीजें हमें जो है इस क्वेश्चन में लिखनी है इसके आंसर में। इंट्रोडक्शन वही लगभग जो हम पीछे कर चुके हैं, हम वहां थोड़ा सा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, इसकी स्टार्टिंग हम यहां पर कर सकते हैं, है ना। जो मैंने इंट्रोडक्शन अभी लिखा है नीति आयोग का, उसमें ये चीजें और ऐड कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जैसे विजन को ध्यान में रखते हुए फिर आगे वही हो जाएगा। ठीक है, देखो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास तथा सबका विश्वास, तथा सबका विश्वास जैसे विजन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बाकी वही है जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन लिखा था नीति आयोग का। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन संबंधी दायित्वों के निर्वहन हेतु नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2000
15 को योजना आयोग के स्थान पर कीजिए। योजना आयोग के स्थान पर कीजिए। ये फिर आता है सहकारी संघवाद का अर्थ बताना है। सहकारी संघवाद का अर्थ, सहकारी संघवाद की ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारें सामूहिक समस्याओं का निदान करने के लिए परस्पर अंतःक्रिया करती हैं, तो उसको कहते हैं संघवाद, सहकारी संघवाद। ठीक है, तो सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद संघवाद की ऐसी अवधारणा है, संघवाद की ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारें सामूहिक समस्याओं का समाधान करने के लिए परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ये हो गया सहकारी संघवाद का। अब बताना है कि सहकारी संघवाद की स्थापना नीति आयोग कैसे करता है। नीति आयोग इन आधारों पर सहकारी संघवाद की स्थापना करता है। इसमें पहला इसके संगठन से संबंधित जो पॉइंट है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का संगठन। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का संगठन। संगठन क्या है? इसमें केंद्र तथा राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होने से, यानी राज्य का प्रतिनिधित्व हो जाने से ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना। इसमें क्या है, केंद्र के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें सदस्य होते हैं, केंद्रीय मंत्री इसमें सदस्य होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। इसलिए जो है इसको सहकारी संघवाद का संबल या सहकारी संघवाद का मार्ग प्रशस्त करना इसको मानते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा विशेष क्षेत्रीय परिषदों का गठन, विशेष क्षेत्रीय परिषदों का गठन। प्रधानमंत्री जो है कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को मिला करके विशेष क्षेत्रीय परिषदों का गठन करते हैं
और इसके माध्यम से जो है उन राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के विकास के संबंध में प्रयास किए जाते हैं और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। विशेष क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री ही इनका गठन करते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य संघशासित क्षेत्रों को मिलाकर के विकास को बढ़ावा देने के लिए इन परिषदों का गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये एक पॉइंट है। केंद्र तथा राज्यों के लिए थिंक टैंक का कार्य, के लिए थिंक टैंक, है ना। नीति आयोग जो है केंद्र तथा राज्यों को आर्थिक नियोजन तथा नीति निर्धारण के संबंध में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी एक सोच प्रदान करता है किस डायरेक्शन में जो है उनको आगे बढ़ना है, आर्थिक नियोजन करना है, नीति निर्धारण करना है, इसके लिए जो है एक सोच प्रदान करता है, जिसको बोलते हैं थिंक टैंक, है ना। इसके अलावा है योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्यों द्वारा, ठीक है। योजनाओं क्रियान्वयन कौन करते हैं? राज्य करते हैं। तो इससे भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। सहकारी संघवाद मतलब मिलकर के काम कर रहे हैं, केंद्र योजनाएं बना रहा है, राज्य उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये सहकारी संघवाद को ऐसे बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा 7 कार्यक्रम, इसके बारे में बता ही चुका हूं आप लोगों को। 7 कार्यक्रम भी जो है कहीं न कहीं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि राज्यों को मिलकर के जो है काम हो रहा है। केंद्र सरकार के संगठन ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है और राज्यों को मिलकर के ये कार्यक्रम चल रहा है। इस तरीके से 7 कार्यक्रम भी जो है सहकारी संघवाद को बढ़ाने में हेल्प करने वाला है। इसके अलावा है राज्यों के मुख्यमंत्रियों, 5वां पॉइंट है 6ठा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के उप समूह का गठन, मुख्यमंत्रियों के उप समूहों का, इनको सभी का थोड़ा थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा हमें। देखिए प्रधानमंत्री जो है कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जो है उप समूह गठित करते हैं, पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र में विचार विमर्श करने के लिए। जैसे केंद्र की योजनाएं हैं, राज्यों में सही ढंग से लागू कराने के लिए इस तरह के समूह गठित हुए हैं, नवाचार के लिए समूह गठित हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जो है उप समूह प्रधानमंत्री गठित करते हैं, जिसमें कुछ विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा होती है, उस पर जो है उनको रिपोर्ट देना होती है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों के सूचकांकों को जारी करना, जैसे शिक्षा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, नवाचार सूचकांक। ये तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है हमारा। इसके बाद इसका कंक्लूजन, इसका नीति आयोग का संगठन है, उसका कार्य है, उसकी जो संचालित गतिविधियां हैं, इनके माध्यम से जो है स्पष्ट हो जाता है कि नीति आयोग सहकारी संघवाद को संबल प्रदान कर रहा है या सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है।
इस प्रकार नीति आयोग के संगठन कार्य उसके द्वारा संचालित कार्यक्रम, तथा वर्तमान गतिविधियों से स्पष्ट है कि यह सहकारी संघवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। सहकारी संघवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। बस इस तरीके से इसका कंक्लूजन हो गया और इसके साथ ही आज का सेशन भी पूरा हो जाता है। अब इसमें कुछ लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं। इंडियन पॉलिटी की जो सेकंड यूनिट चल रही है, इसके कुछ लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं। तो एक सेशन में जो है ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं सोशियोलॉजी की अगली यूनिट लूंगा। ठीक है।